सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 8 हिंदी नाटक। अभी तक मैंने 2 क्लासेस लिए हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक से, जिसमें मैंने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक मैंने पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम देख लेते हैं। इस नाटक में कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, भूमिका को भी हम देखेंगे, पात्र परिचय देखेंगे, महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उनको हम जानेंगे, गीत कौन कौन से हैं, हर अंक में कितने गीत हैं उन गीतों को हम देखेंगे और सारांश देखेंगे। यानी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से प्रश्न जो है 100% आता ही आता है, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने एक ही क्लास में रख दिया है। तो आप लोग जो है धैर्यपूर्वक पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। अगर आपके पास नहीं टाइम है, कई बहनें हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो इस पीडीएफ से भी आप लोग अपनी तैयारी कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी पिछाड़ी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही प्रतिवर्धित रूप है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी पिछाड़ी पत्रिका में हुआ था और चंद्रगुप्त नाटक जो है वो कल्याणी परिणय का ही प्रतिवर्धित रूप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, बाद में इसमें कुछ और कथा जोड़कर जो है चंद्रगुप्त नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। ठीक, आगे देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक का नाम बदलकर 1933 में क्या रख दिया गया, अभिनव चंद्रगुप्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट्स आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं, 13 गीत हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं, चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। अभी इन सभी दृश्यों का नाम हम एक एक करके अभी देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। भूमिका में जो ये दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित है, कहीं कहीं पे आपको 22 भी मिलता है। ठीक, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार इस नाटक में है। इस नाटक में 3 घटनाएं मिलती हैं। पहली घटना है अलछेंद्र का आक्रमण, दूसरा है नंद कुल की पराजय, तीसरा है सेल्यूकस का पराभव। तो ये तीनों घटनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी इस पीडीएफ में कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो फालतू का हो। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। अगर इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं और शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं खुद से अपनी राइटिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी राइटिंग में हम लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा बैठता है ना। इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग खुद से बनाया करिए। बाकी मैं पीडीएफ दे दूँगी तो कहीं से छूटने नहीं पाएगा ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल, जो भी नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं, चारों भाग के नाम यहाँ पे रखा है मैंने। सिकंदर का भारत पर आक्रमण का प्रत्यावर्तन, दूसरा है मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन, तीसरा है चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति, चौथा है आक्रमणकारी सेल्यूकस की पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। ठीक, तो ये चारों लाइन आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त नाटक जो 4 भागों में ये बांटा गया है। आगे देखेंगे पात्र परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध का सम्राट है, राक्षस मगध का अमात्य है, वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है, शकटार मगध का मंत्री है, अंभीक तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा यानी पोरस, सिकंदर ग्रीक विजेता।
ये सभी पात्र पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। आप लोग PYQ सॉल्व करिएगा तो देखेंगे आप लोग सभी पात्र जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, पूछा जा चुका है। तो इन पात्रों को आप लोग हल्के में मत लेंगे, याद होना चाहिए पर सभी पात्र। उसके बाद सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता, एनी साक्रेटिस सिकंदर का सहचर रहता है ये, देवबल, नागदत्त गढ़मुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, और ये गौड़ पात्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइबर्टियस मेगास्थनीज जो यवन दूत रहता है, और गंधार नरेश अंबिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दंडायन एक तपस्वी, दंडायन का नाम आप लोग, यानी सभी, मैं इसमें ये नहीं बोल सकती कि ये पात्र महत्वपूर्ण है, सभी पात्र महत्वपूर्ण है क्योंकि आ चुके हैं ये। अब देखेंगे महिला पात्र। अभी हमने पुरुष पात्र देखा, अब हम महिला पात्र देखेंगे। अलका है जो तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सक्टार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, और ये कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गौड़ पात्र हैं नीला और लीला। मालविका है सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। कार्नेलिया की सहेली कौन है? एलिस। इनका मिलान करने के लिए भी आता है, ठीक है, इनका मिलान करने के लिए भी आता है कौन क्या है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम जो है 4 अंक हैं इस नाटक में, तो एक एक अंक में जो दृश्य हैं उन दृश्यों के नाम हम देखेंगे, ठीक ना। चलिए, प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और 2 गीत हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, 2 गीत हैं। पहला दृश्य तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण स्थान। तक्षशिला के गुरुकुल में 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। दूसरे दृश्य का नाम है मगध सम्राट के विलास कानन। तीसरे दृश्य का नाम है पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया गया है। चौथा दृश्य कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं। अभी तक दृश्य से प्रश्न नहीं आया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं और पहले अंक में कितने दृश्य हैं, दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं। दृश्यों के नाम भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो अभी दृश्यों के एक एक करके नाम जो मैं बता रही हूँ ये नहीं पूछा गया है। तो आगे जो है दृश्य के नाम से जो है प्रश्न आने की संभावना है, ठीक ना। कितने दृश्य हैं ये पूछा गया, दृश्यों के नाम अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे आ सकता है। 5वां है मगध में नंद की राजसभा का दृश्य। 6ठा है इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिंहरण मंच पर आते हैं, 6ठे दृश्य में। 7वां दृश्य मगध का बंदी गृह। 8वां दृश्य गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हैं। 9वां दृश्य पर्वतेश्वर की राजसभा, जहां चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद है। 10वां दृश्य कानन पंथ, ठीक, कानन पंथ में अलका और सेल्यूकस की भेंट होती है। 11वां दृश्य सिंधु तट पर महात्मा दंडनायक का आश्रम। अब देख लेते हैं 2 गीत हैं प्रथम अंक में। 11 दृश्य 2 गीत हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। गीत देख लेते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज धरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, सुध मधु सरिता सो यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब संध्या मलय आकुलित दुकुल कलित हो ये छिपते हो क्यों। ये सुवासिनी के गीत हैं प्रथम अंक में। दूसरा गीत देखेंगे। निकल मत बाहर दुर्लभ आह लगेगा, तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। ये राक्षस की पंक्ति है, गीत है। अब हम आते हैं दूसरे अंक पे, द्वितीय अंक, जिसमें 10 दृश्य हैं। पहले दृश्य का नाम है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। दूसरे दृश्य का नाम है झेलम तट के वन पथ में चाणक्य चंद्रगुप्त। और तीसरे दृश्य का नाम है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर, और नहीं रहेगा यहाँ पे।
चौथे दृश्य का नाम है मालवा में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। पांचवा का नाम देखेंगे, पांचवा दृश्य बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका। छठवां है मालवों के स्कांदवार में युद्ध परिषद। सातवां है पर्वतेश्वर का प्रसाद और अलका। आठवां है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूर पर कुछ नावें हैं। नौवां दृश्य शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। और 10वां दृश्य है मालव दुर्ग का भीतरी भाग। मालव दुर्ग का भीतरी भाग या 10 परकोटा। ठीक, ये दोनों नाम याद रखेंगे। तो ये 10 दृश्य हो गए दूसरे अंक में। अब दूसरे अंक के जो महत्वपूर्ण गीत हैं वो देख लेते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी तर भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ये गीत कई बार पूछा गया है, कार्नेलिया का है। क्या पता पूछ दे कि यह गीत किस अंक से है, तो दूसरे अंक से है। ठीक, आगे देखेंगे अगला गीत। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने को थी परवाह। और किसको देना है हृदय, चिन्ह की न तनिक थी चाह। बेच डाला था हृदय अमूल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी ने ली बेकाम। ये अलका का गीत है दूसरे अंक से। आगे देखते हैं अगला गीत। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवध की रेख। ये भी अलका का गीत है दूसरे अंक से। ठीक, पहले अंक में 2 गीत थे और दूसरे अंक में जो है 3 गीत हैं। अब हम आ गए तृतीय अंक पे। तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं? 9 दृश्य हैं। पहले दृश्य का नाम देखेंगे विपाशा तट का शिविर। रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ या पर्वतेश्वर, वहाँ पे जो है पर्वतेश्वर अकेले टहलते हैं। तीसरा है रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर वहाँ पे हैं। चौथे दृश्य है पथ में चर और राक्षस। पांचवा है मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। छठवां है कुसुमपुर का प्रांत भाग, जहाँ पे चाणक्य, मालविका और अलका बात कर रहे होते हैं। सातवां दृश्य है नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। आठवां दृश्य है कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। नौवां दृश्य नंद की रंगशाला, स्वामिनी और राक्षस बंदी वेश में हुए हैं। अब आपको चिंता हो रही होगी आप लोगों को कि इतना दृश्य है, कैसे याद होगा। तो इसको याद आप लोग स्टार्टिंग के 2 लाइन और लास्ट का ऐसे याद करिए। याद तो करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। सारा तो नहीं याद हो सकता, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सारा ये जो है दृश्य याद हो जाए, है ना। तो स्टार्टिंग का आप लोग याद रखिए और लास्ट का और बीच का एक आध याद रखिए। अब हम आते हैं तृतीय अंक के सभी महत्वपूर्ण गीत, तृतीय अंक के। ठीक, आगे देखेंगे नंद सुबासनी गाओ वही उन्माद गान। ये सुबासनी गाती है। अगला गीत देखेंगे। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप। शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा बिछल रही चांदनी। छवि मतवाली रात कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा। तो ये जो है सुवासनी गाती है, ठीक ना। पूरा गीत जो है सुवासनी का है। तृतीय अंक में एक ही गीत है। अब हम आते हैं चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। पहला दृश्य देखेंगे मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। ऐसे याद कर लीजिए, पहला मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी घूम रही है, ऐसे इमेज बना लीजिए माइंड में। दूसरा है पथ में राक्षस और स्वामिनी। तीसरा है परिषद गृह। चौथा है प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। पांचवा है प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत। सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायनी। ये छठवां दृश्य है। सातवां दृश्य कपिशा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। सातवां दृश्य ये तो याद रहेगा ना। कपिशा थोड़ा सा अलग है, कपिशा में
अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर है और वहीं पे जो है कार्नेलिया और उसकी सखी प्रवेश करती हैं। 8वां दृश्य पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। 9वां है ग्रीक शिविर। 10वां है युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। 11वां दृश्य देखेंगे शिविर का एक अंश चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। 12वां है पथ में साइबेटियस और मेगस्थनीज। 6वां है दंडनायक का तपोवन। धनाश्चर्य चाणक्य भयभीत भाव से राक्षस और स्वामिनी का प्रवेश होता है 13वें दृश्य में। लास्ट का देखेंगे 14वां दृश्य राज्यसभा है। एक ओर से सब परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबेटियस, मेगस्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। ये याद कर लेंगे। 14वां दृश्य थोड़ा वो सबसे बड़ा है 14वां दृश्य, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। अब चतुर्थ अंक के सभी गीत देख लेते हैं। सुधा शिखर से नहली दो, लहरें डूब रही हो बस में, न जाए वे अपने बस में, रूप शशि या व्यवस्थित व्यथित, रूप शशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो, ये कल्याणी का गीत है। उसके बाद जो है चतुर्थ अंक में नेपथ्य गान है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला, सांध्य गगन सी रागमयी, यह बड़ी तीव्र है हाला, लौह श्रृंखला से न कड़ी क्या, यह फूलों की माला। नेपथ्य गान है ये किसी पात्र का गान नहीं है, नेपथ्य गान है। आगे देखेंगे मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर, बिहारी कंज गली का है। ये मालविका का गीत है। गीत को थोड़ा ध्यान से आप लोग, गीतों से प्रश्न जो है आजकल बन रहे हैं क्योंकि NTA सारे प्रश्न पूछ चुका है। अब वो सोचता है प्रश्न बनाते समय कि कहाँ जाऊँ, कहाँ से प्रश्न बनाऊँ, ताकि जो है स्टूडेंट कर ना पाएँ, क्वेश्चन को हल ना कर पाएँ, है ना। तो गीतों पे ज़्यादा ध्यान है और दृश्यों के अंदर भी जा कर के प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं बहुत डीप प्रश्न पूछा जा रहा है पहले के अकॉर्डिंग। अगला गीत देखेंगे बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की, हुए चपल मृगनैन मोहवश, बजी विपंची काम की, रूप सुधा के दो गृह प्यालों ने ही मती बेकाम की, बज रही बंसी आठों याम की। मालविका का गीत है ये, जो है मालविका का गीत है। आगे देखेंगे ओ मेरी जीवन को स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी बीजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, चेतन राग उर्मिला होता, यह कैसी कंपन में तान, यो अधीरता से न मीड़ लो अभी हुए पुलकित प्राण। आगे भी है कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, युगल मूर्ति को बलिहारी, या उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा जिसकी क्यारी, इस अनंत जलनिधि के नाविक, हे मेरे अनंग अनुराग, पाल सुनहला बन तनती है स्मृति, यों उस अतीत में जाग, कहाँ ले चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह तुम्हारे हृदय हर्षों से होती लहरें चूर, देख नहीं सकते तुम दोनों चकित निराशा है भीमा, बहको मत क्या ना है बता दो, क्षितिज तुम्हारी नव सीमा। ये शयन गान है, चतुर्थ अंक में है शयन गान, ध्यान रखेंगे। शयन गान नेपथ्य गान चतुर्थ अंक में है और ये मालविका का है, मालविका गाती है शयन गान मालविका गाती है। अब ये जो है अलका गाती है संवेत गायन है। देखेंगे हिमाद्रि तुंग श्रृंखला से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। ये अलका और संवेत गायन है, ये अलका गाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। और आशा करती हूँ कि आप PDF जो है आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने जो है इस PDF को बनाया है और हर एक तथ्य को मैंने रखा है ताकि आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी ना हो।
आगे देखेंगे गीत। सखे यह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे यह प्रेममयी रजनी कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा माधव समनों में गथ रहा, तारों की किरण अनी। सखे यह प्रेममयी रजनी, ये सुवासिनी का गीत है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, अंक देख लिया, अंक में जो दृश्य हैं दृश्यों के नाम देख लिया, और दृश्य हर दृश्य में, हर अंक में जो दृश्य हैं उस दृश्य में कौन से गीत हैं उन गीतों को भी हमने देखा। ठीक, यहाँ तक आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। इस नाटक में 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और 13 गीत हैं, जिसमें प्रथम अंक में कितने गीत थे? 2 गीत थे, और तृतीय अंक में जो है, नहीं, प्रथम अंक में 1 ही गीत था और द्वितीय अंक में 3 गीत थे। एक बार आप लोग देख लीजिए। ये चतुर्थ अंक है ना, चतुर्थ अंक में 1 गीत, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चतुर्थ अंक में 7 गीत है, एक बार चेक कर लेते हैं। और तृतीय अंक में एक ही गीत है। तृतीय अंक में 1 ही गीत है, तो 8 गीत हो गए। और द्वितीय अंक में देखेंगे 8, 9, 1, 2, 3, तो 8, 9, 10, 11। और प्रथम अंक में जो है 2 गीत थे। ठीक है, तो 12, 13 हो गया ना। चलिए, कहीं से कुछ छूटने ना पाए भैया, इससे बढ़िया रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। अब हम आते हैं प्रथम अंक, जिसमें 11 दृश्य महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो मैंने बुक से लिया है, तो सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने लिया है, कहीं से कुछ छूटने नहीं पाएगा। अगर छूटा भी होगा तो उसको मैं प्रैक्टिस में करा दूँगी। उसे मुझे लगता है छूटा नहीं है, बहुत एक या 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं छूटा होगा। देखिए, पहले अंक का जो है स्थान है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, है ना, पहले ही बताया मैंने। सिंहरण का कथन है, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की है। यानी सिंहरण कहता है कि मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की है। सिंहरण का कथन है ये। और कथन पूछा जाता है चंद्रगुप्त नाटक से, स्कंदगुप्त नाटक से, ध्रुव स्वामिनी नाटक से जो ज़्यादातर अंक के नाम पूछ लिए जाते हैं, और दृश्य के नाम नहीं, दृश्य कितने हैं ये पूछे गए हैं, और ज़्यादातर कथन ही आता है। कथन से लेकर जो है प्रश्न बहुत आते हैं। अगला कथन सिंहरण का है, देखेंगे। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खड़े राज्य द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, शीघ्र नहीं होगा, शीघ्र होगा, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। ये कथन भी सिंहरण का है। आगे देखेंगे, अगला कथन भी सिंहरण का है। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। अगला कथन चाणक्य का है। राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अंत में पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर स्वेच्छा से इन माया सपूतों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। इसमें 2 कथन है, यहाँ तक, और ये दूसरा कथन है, ये मिथ्या गर्व है। ठीक है, ये दोनों चाणक्य का कथन है, एक ही साथ मैंने ले लिया है इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी कथन। आगे भी चाणक्य का कथन है, आगे देखेंगे। अगला कथन जो है चाणक्य का है, कहते हैं तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त का उसके बाद कथन है, कहता है आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। तो यहाँ से यहाँ तक तो शायद ही दे, लेकिन यहाँ तक आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दे देगा सिंहरण मेरा अमित मित्र है, तो
ये आप लोग जान जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ा होगा वो जान जाएगा तुरंत, है ना। तो एनटीए वो भी होशियार है, ऐसे नहीं देगा। चलिए आगे देखेंगे। सिंहरण का कथन है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लोग अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष से विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है सिंहरण का। और सिंहरण का कथन जो है 100% आना ही आना है। अभी हम लोग जो है पहले अंक के महत्वपूर्ण कथन को देख रहे हैं, ठीक। अलका का कथन है, कहती है जिसका जो मार्ग है वह उसी पर वह चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना उसी पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये अलका का कथन है। सिंहरण कहता है, मानव कब दानव से भी दुर्गात और पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जान सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। ये सिंहरण का कथन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अलका का कथन है, मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारे दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति, तुम्हें सुरक्षित करना चाहिए। ये अलका का कथन है। नंद का कथन है, मैं ब्राह्मण से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ये ध्यान रखेंगे। कुछ कथन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य का कथन देखेंगे, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए, मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूँगा, मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या। ये चाणक्य का कथन है। सुवासनी का कथन है, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुवासनी का कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, आगे भी सुवासनी का कथन है, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ, मैं नंद की विलास लीला का शुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। ये जो है सुवासनी का है और राक्षस से कहती है, राक्षस का प्रेमी रहता है। आगे देखिए, वरु रुचि का कथन है, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। कल्याणी का कथन है, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूँगी, मैं विशल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। ये कल्याणी का कथन है। फिर चाणक्य का कथन है, प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। फिर चाणक्य का कथन है, लोहे और सोने के समान सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखिए, अगला कथन है वरु जी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं, मैं वर्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसके लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ, तुम इस बंदीगृह से निकलो। वरु रुचि का कथन है, ठीक ना। आगे देखिए, चाणक्य का कथन है, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चाणक्य का कथन। अगला चाणक्य का कथन देखेंगे, मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। चाणक्य का कथन वैसे पहचान में आ जाता है ना। अगला कथन चाणक्य का है, ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। आगे देखेंगे, अलका का कथन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलका का कथन देखेंगे, यह मेरा देश, मेरे पहाड़, मेरी नदियाँ और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक अंश उनकी परमाणुओं के बने हैं, फिर मैं कहाँ जाऊँगी यवन। ये यवन से कहती है।
ठीक, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अलका का कथन है। फिर दंडायन का कथन है। कहते हैं दंडायन भूमा का सुख और जिसको आभास मात्र हो जाता है, भूमा नहीं होगा यहाँ, नहीं भूमा ही है, बुक में यही है। भूमा का सुख जिसको आभास मात्र हो जाए उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अनुभूति कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दंडायन। आगे भी दंडायन का कथन है, तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरे स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दंडायन का कथन है। अगला कथन देखेंगे, अगला कथन भी दंडायन का ही है। विजय तृष्या का अंत पराभाव में होता है। अलछेंद्र, राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो, है ना। तो ये अलछेंद्र से कहते हैं दंडायन। और पहले अंक के सभी कथन जो है महत्वपूर्ण कथन मैंने लिया है। मुश्किल से एक कथन मुझे लग रहा है यहाँ पे छूटा है, तो उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगी। वो भी एक बिल्कुल आसान कथन है, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे अंक में जो 10 दृश्य हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को। चंद्रगुप्त का कथन है दूसरे अंक में, स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचित दृश्यता नहीं जानता, अनार्य देश दोही आम्भीक चंद्रगुप्त रोटियों की लालच या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। चंद्रगुप्त का कथन है। उसके बाद चाणक्य का है, जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रह कर बिजली चमक रही हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। ये चाणक्य का कथन है। फिर सेनापति का कथन है, स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है जिस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचावे। अगला कथन मालविका का है, फूल हंसते हुए गाते हैं, मकरंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरणी को भिगो कर चले जाते हैं, है ना। एक यहाँ तक ये कथन है। फिर आगे देखिए, एक संदिग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है, क्या पृथ्वी तल नहीं सबके लिए एक ही नियम तो नहीं, रोने के लिए ही है। इसमें दो भी कथन इसको अलग कर सकते हैं और एक पूरा है तो पूरा एक कथन, लेकिन क्या पता यहाँ से लेके यहाँ भी दे सकता है। तो पूरे कथन को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद सिंहरण का कथन है, कठिन परीक्षा ना लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ, मैंने जीवन मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। ये सिंहरण का कथन है अलका से। तो इतना ही पूछ सकता है, कठिन परीक्षा न लो अलका, ये जो है कौन किसका कथन है, तो सिंहरण का है। आगे देखेंगे, अलका का कथन है दूसरे अंक से, मैं राजभवनों से डरती हूँ ना कि उनके लोभ से, है ना कि उनके लोभ से। यहाँ पे होगा ना कि उनके लोभ से। फिर अलका का कथन है, कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्र का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। ये अलका का कथन है। उसके बाद चंद्रगुप्त का कथन है, यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं। यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध हैं। ये चंद्रगुप्त का कथन है। अभी तक हमने पहले अंक का जो भी कथन था वो हमने देखा, अब दूसरे अंक का हमने देख लिया। अब आते हैं तृतीय अंक पे। तृतीय अंक जिसमें 9 दृश्य हैं, इसके महत्वपूर्ण पंक्तियां हम देखेंगे। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा जानता है। यह कथन किसका है, तो चाणक्य का है। अगला कथन देखेंगे, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ,
तो ये चाणक्य का कथन है। मुझे इस देश की जन्मभूमि के सम्मान स्नेह होता जा रहा है, ये कार्नेलिया का कथन है। ये कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं, ये चाणक्य का कथन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चतुर्थ अंक पे, जिसमें 14 दृश्य हैं। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं। महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का कथन है। इसलिए मैंने अलग अलग किया है, हर अंक की हर पंक्तियाँ अलग अलग मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है 27 अगस्त को, आप लोगों ने देखा होगा, पंक्तियाँ देकर पूछा गया है किस नाटक कौन से नाटक की दी गई है, बकरी नाटक या आधे अधूरे नाटक, किसी नाटक की तो पंक्ति देकर जो है पूछा गया है कि किस अंक से लिया गया है ना। भारत दुर्दशा है ना, है, मैंने पेपर नहीं दिया लेकिन इतना मुझे पता है, पेपर से मैंने सॉल्व कराया था तो इतना थोड़ा याद आ रहा है मुझे कि किसी न किसी नाटक से जो है वो पंक्तियाँ थी और पूछा गया था किस अंक से है, तो इसलिए मैं ये अलग अलग करके जो है ये आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। अगली पंक्ति है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये कार्नेलिया का है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। अगला कथन देखेंगे, 2 बालकापूर्ण कागारों के बीच एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है, ये चाणक्य का कथन है। ठीक, तो चतुर्थ अंक में जो है इतने ही जितने थे, मुझे लग रहा 2-4 यहाँ से छूटे हैं चतुर्थ अंक में, जिसमें एक कार्नेलिया का कथन है कि यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है, ये कार्नेलिया का कथन है ना। बाकी तो मैंने लिया है। एक और चाणक्य का कथन है, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, ये चाणक्य का कथन है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, मालविका, ये चंद्रगुप्त का कथन है। तो ये 3 लग रहा है चतुर्थ अंक में छूट गया है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस में करा दूंगी। बाकी कुछ भी मैंने कहीं से नहीं छोड़ा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ पे सारांश मैंने जो है नहीं लिया है, तो सारांश आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं सारांश, ठीक है। मैं लिया तो था, लग रहा है टाइप नहीं हो पाया। इस नाटक का अंगी रस वीर और श्रृंगार रस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इस नाटक का अंगी रस क्या है? वीर रस और श्रृंगार रस। वीर रस और श्रृंगार रस, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है इस नाटक में, ठीक। मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं रहा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कथन में देकर पूछा है। खैर ये सब तो मैं प्रैक्टिस में करा दूंगी, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जो है हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह की पुस्तक है, उसमें दिया गया है। इस नाटक के बारे में एक बार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय वृष्ट का एपिक नाटक नहीं, महाकाव्यात्मक का तात्पर्य देशभक्ति और संस्कृति, राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहा जाना, लंबी कालावधि और चरित्रों का जमघट होना। ये कथन है हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास, जिसके राइटर हैं बच्चन सिंह, वहाँ से मैंने लिया है ना। तो ये कथन कई बार पूछा गया है, इस कथन को आप लोग माइंड में रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप जो भी कमी है आप लोग मुझे बता सकते हैं, या कुछ भी आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं।